Hello students, this is your video for class 9th and topic for the day is making of Indian Constitution। हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने का मतलब क्या होता है। साउथ अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा था, नेल्सन मंडेला जी के बारे में हमने देखा था। एंड नाउ वी स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे कैसे बना और क्या क्या सिचुएशंस आई। ठीक है, तो फॉर दिस लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले क्या है, जब इंडिया बनने वाला है, अभी तक क्या था, हम गुलाम थे, वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब हम एक सिटीज़न बनने वाले हैं, मतलब हम अभी तक क्या थे, सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, हम सब्जेक्ट्स थे और अभी हमने क्या बनना है, सिटीजन्स। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अपने कंट्री के लिए काम करना है। जो लड़ाई हमने लड़ी है कि भाई हमें तो आज़ाद होना है, अब उस आज़ादी को संभालना है, उसको रोक के रखना है, कैसे वो चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो अब हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये हो गया, फिर हमारे पास रिलीजन के नाम पे तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं, सोच नहीं पाते कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ गलत है। और फिर हमारे जो बंगाल वगैरह का पार्टीशन हुआ था और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी यूज़ करी थी, उससे क्या हमारे रिलीजन वाली जो चीज़ थी वो बहुत वीक पड़ गई थी। अच्छा, अब इंडिया पाकिस्तान की भी बातचीत चल रही थी कि भी पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगा। एक ये थर्ड पॉइंट ये हो गया है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कहीं देखा हो सुना हो मूवीज़ में, बहुत सारी मतलब ट्रेन्स जाती थी, ऐसे लाश जाती थी पूरी। इंडिया और पाकिस्तान का इतना बुरा हाल था, वायलेंस इतना ज़्यादा था वहाँ पे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने और क्या किया था, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो राजघराने वाली चीज़ें थी, कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे थे, कुछ राज्य या कुछ बाउंड्रीज जिनके राजा होते थे हमारे यहाँ, तो उन राजाओं को ये बोला कि आप जो हैं अपने हिसाब से चूज़ करें कि आपको इंडिया का पार्ट बनना है या फिर पाकिस्तान का पार्ट बनना है या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, तो दिस वॉज द केस। इसकी भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, प्रिंसली स्टेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर की तरफ चलें। ठीक है, अब फ्यूचर जो है भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कंट्री का फ्यूचर जो है वो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। और ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स थी ये तो थी भाई, इसके अलावा जो है हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे, है ना। कमेंट में बताओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बातचीत कब हुई होगी, कब हुई थी वो तो मैं बताऊंगी, कब हुई होगी ये बताओ, आइडिया लगाओ, है ना। फिर जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे तो उन्होंने ना कुछ एक्ट्स बनाए थे, कुछ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935, इन ये जो सारी एक्ट वगैरह बनी थी ना, और फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, इन चीज़ों से हमें एक ना बेस लाइन मिल गई कि भाई हमें ना आगे इस तरीके से बढ़ना है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम अपनी सोसाइटी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आई। एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया था उस टाइम, इंटरनेशनली बात करूँ। फिर एक हमारा यूएस का वो था, क्या बोलते हैं उसको, बिल राइट्स ऑफ यूएसए। रशिया में भी रिवॉल्यूशन चल रहा था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। यहाँ से हम इंस्पायर हो रहे थे कि वहाँ की कंट्रीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हम इनसे क्या सीखें, हमें कौन सी चीज़ ऐसे सीखने को मिल सकती है। देखो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, बात को थोड़ा सा समझना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलना पड़ेगा, किन्हीं लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो बनी हमारी 1946 में बनी, फॉर्मेशन जो है, फॉर्म जो है 1946 में बनी, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो 1928 में मोतीलाल नेहरू प्लस 8 और कांग्रेस मेंबर्स, लीडर्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक छोटा सा मतलब रिटन लॉज अपने लिख दिए थे, ठीक है। और 1931 में क्या हुआ था, कराची सेशन हुआ था। कराची सेशन में 1931 में जो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कराची सेशन में इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था कि हम इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम ऐसे काम करेंगे, विल वर्क लाइक दिस, विल फंक्शन लाइक अ कंट्री लाइक दिस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है इट वाज ऑफ मोतीलाल नेहरू, और 1928 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, यू आर द पीपल, ठीक है। देन तो ये जो चीज़ें थी 1931 और 1921 में जो हुआ, इससे एक तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ क्या होगा, UAF यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है कि जितने भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं 18 ईयर्स के प्लस जितने भी होंगे वो उन सबको होगा राइट टू वोट, कि वो सब वोट देने के अधिकारी होंगे। और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब होता है जिनके नंबर्स कम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी कास्ट होती है, जो कास्ट सोसाइटी के अंदर ऐसे जिनके नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी माना जाता है जो नंबर्स में काउंटिंग में कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये जो 1928 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें और जो 1931 में रिप्रेजेंट किया गया था, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें साफ साफ बताई गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बेसिक चीज़ें थी कि हमें इस तरीके से काम करना है ना। तो बेसिक वैल्यूज़ बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही, वो लोगों को पता था कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हमें मतलब वोट देने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया था। जब इलेक्शंस हुए 1937 में, ब्रिटिश इंडिया मतलब उस टाइम तक तो हम ब्रिटिश इंडिया ही थे, ब्रिटिश इंडिया में जब इलेक्शंस हुए तो वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम क्या था, हम सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने वोट किया उससे हमें ये तो पता चल गया था कि चीज़ें प्रैक्टिस कैसे करनी है, और जो लोग पावर में गए उनको ये पता चल गया कि चीज़ें आगे चलानी कैसे हैं, कंट्री हमारा आगे काम कैसे करेगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे, जैसे ये आपको मैंने बताया 1935 1919 के जो एक्ट्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसके मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली को बोला गया कि भाई आप जो हैं यू आर द असेंबली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और इस असेंबली में कौन थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो यहाँ इलेक्शंस हुए थे ना उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुए थे उन्हीं की बात हो रही है। और इलेक्शंस 1946 में जुलाई में हुए थे इसके इलेक्शन, 1946 जुलाई, मतलब यहाँ से हमें आइडिया लगा था कि कैसे कैसे वोट डालनी है, कैसे कैसे काम करना है। 1946 में असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए, लेकिन वो हुआ था आपका जो
क्रीम लेयर थी ना, उन्हीं के लिए इलेक्शंस हुए थे, कोई डायरेक्ट है जैसे अभी इलेक्शंस होते हैं वैसे टाइप के इलेक्शंस नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहले थे हमारे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो हमारे थे 389 मेंबर्स, ठीक है। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के साथ साथ क्या हुआ, ये जो मेंबर्स थे इनका भी पार्टीशन हो गया, कुछ इंडिया के रह गए, कुछ पाकिस्तान के रह हो गए। तो इंडिया के पास उस टाइम बच्चे थे 299 मेंबर्स, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। और असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। अडॉप्शन हुआ हमारा 26 नवंबर 1947 को, और लागू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ या कहेंगे इफ़ेक्ट, वो 26 जनवरी मनाते हैं ना हम लोग, और इसीलिए इसको बोला जाता है रिपब्लिक डे। ओके, अच्छा क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ना, इसके बारे में आज तक कभी भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज तक कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि बिना मतलब की चीज़ें लिख के रख दी हैं हमारे पूर्वजों ने और इसमें है कुछ नहीं। तो नो वन हैज़ एक्चुअली चैलेंज्ड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इन सब के बावजूद वी हैव अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई हाँ हमारे लिए ये सब कुछ ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बहुत सोच समझकर और टाइम के हिसाब से बनाया है। और एक चीज़ और, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली चीज़ें लिखी हुई हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, और उस चेंज करने को हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्चुअली चीज़ लिखी है उसमें जो थोड़ा सा फेरबदल होना है या फिर कुछ ऐड करना है, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था ना, ये इलेक्शन हुआ था, ये जो लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ था, इसके ही बेसिस पर जो मैंने आपको बात बताई थी, इट इज़ रिटन ऑन पेज नंबर 47 of your NCERTs. It was elected, this Constituent Assembly was elected mainly by the members of existing provisional legislature. लेकिन इसमें भी क्या था, बहुत सारे मतलब हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है, इंडिया के जो सारे पोर्शंस हैं, नॉर्थ हो गया, इधर आपके ये जितने भी स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन सब से ना कुछ कुछ पोर्शन में लोग थे वहाँ पर, तो जोग्राफिकली वो इक्वल माना जा रहा था। लेकिन असेंबली जो है इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम यही थी, सब इसके हिसाब से चीज़ें होती थी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब जब डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से हैं, मतलब कुछ मान लो आपके असम से हो गए, कुछ आपके वेस्ट बंगाल से हो गए, इस तरीके से कुछ केरला से हो गए, कुछ आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस जो पहले बोलते थे अभी यूपी बोलते हैं, वहाँ से हो गए, कुछ दिल्ली से हो गए। तो क्या होगा, बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, बहुत सारे कास्ट होंगे, बहुत सारे रिलीजन्स होंगे, ऑक्यूपेशंस होंगे, लोगों के अलग अलग माइंडसेट होगा। तो उससे क्या है, हम हर एक एरिया को टच करते हुए चले गए। पहले क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को देखा गया कि भाई इन प्रिंसिपल्स पे हम काम करेंगे, ये हमारी वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद क्या हुआ, एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो पूरा एक स्कूल टाइप है कि उसके अंदर चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे हमारे BR अम्बेडकर, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ठीक है। और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, एक एक पॉइंट का डिस्कशन हुआ, और जितने भी डिबेट्स हुए, जितने भी डिस्कशंस हुए, वो सब रिकॉर्ड किए गए, वो सब कुछ लिखे गए, एवरी वर्ड इज़ रिटन, रिकॉर्ड है। और इनके रिकॉर्ड के 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, जैसे बुक्स के नहीं होते, इतनी मोटी मोटी बुक्स हो जाती हैं, और उनके हमारे ये बोल दिए कि भाई ये वॉल्यूम 1 है, ये 2 है, इस तरीके से 12 वॉल्यूम्स हैं, 12 पार्ट हैं। और इनको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं इनको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है। अच्छा, अब जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है ना, कि मान लो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, या जो ये जो लॉ लिखा हुआ है इसका क्या यूज़ है या क्या लिमिट होगी, तो ये जो आपके डिबेट्स है ना, इनको उठा के देखा जाता है, तब समझ आता है कि अच्छा इन्होंने जो हमारे ये पूर्वज है, इन्होंने ये सोच के ये तब लिखा है, इसकी ये डिबेट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेड इज गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज़ मतलब जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक वैल्यूज़ जो थे, जैसे हमारे मॉरल वैल्यूज़ होती है ना, ऐसे इसकी गाइडिंग वैल्यूज़ थी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी भाई ये चाहिए कि भाई हाँ ये तो होना ही चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है। गांधी जी जो हैं, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो थे हमारे सोशल इक्वालिटी के बारे में, कल्चरल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। गांधी जी ने मैगज़ीन थी उनकी, यंग इंडिया करके नाम था उस मैगज़ीन का। 1931 में उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें लिखी थी कि उन्हें अपना इंडिया जो है वो कैसे देखना है। इन्होंने इसमें लिखा था कि जो हमारे जो सबसे गरीब होंगे ना, उनको ऐसा लगेगा कि हमारा ही कंट्री है, सब इक्वली फील करेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है। और क्या होगा कि कोई भी हाई क्लास लोग नहीं होंगे, नो हाई क्लास, कास्टलेस सोसाइटी होगी, कोई सोसाइटी जो है कास्ट के बेसिस पर नहीं होगी। तो देखो, सोशल इक्वालिटी का मतलब सोसाइटी में सब लोग इक्वल होंगे, ना ये रहेगा ना ये रहेगा, तो सोसाइटी में इक्वल हो जाएंगे, अनटचेबिलिटी भी ख़त्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब पैसे से सब लोग बराबर होंगे। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने, गांधी जी ने बोली थी। ठीक है। अच्छा, B.R. अम्बेडकर जो हैं, उनके लिए भी क्या था, उनके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए था भाई सोशल, और देखो इन्होंने बोला सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। अम्बेडकर जी ने इनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया और बोला कि सोशल और इकोनॉमिक में ना हमें इनक्वालिटी चाहिए, तभी जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको इक्वालिटी मिलेगी। इस बात का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमी के अंदर हमें कुछ लोगों को इनइक्वल रखना पड़ेगा, उन्हें औरों से कुछ अलग, कुछ रिजर्वेशन टाइप ऑफ चीज़ देनी पड़ेगी ताकि वो लोग आगे बढ़ें। ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर आती है बात जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी ने ये लिखा था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और इनकी एक लाइन है, और ये इन्होंने स्पीच दी थी, और ये हुआ था आपका 15 अगस्त को शायद, हाँ 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट, रात को 12 बजे। और इनकी जो स्पीच थी उसमें एक लाइन थी कि जब दुनिया सो रही है तो इंडिया जो है एक नए रास्ते पर निकल रही है। तो ये लाइन बहुत बार ऐसे इन्वर्टेड में पूछी जाती है कि किसने लिखी थी, ये कहाँ थी। तो इनके हिसाब से भी यही है कि हम फ्रीडम हो गए हैं, फ्रीडम मिल गई है, अब हम अच्छे से काम करेंगे, हम सॉवरेन हो जाएंगे। सॉवरेन का मतलब होता है, आगे बताऊँगी, अब नहीं बताइए, अगली वीडियो में देखना सॉवरेन। ठीक है। तो दिस वाज ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेसिस पर है, मतलब उसमें है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और क्यों, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो कमेंट करने बोला है वो कमेंट करना ज़रूर। एंड या आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स बच्चों, प्लीज़ अपने घर में जितने होने सबसे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कर देना यार, मतलब इतने दिन हो गए हैं अभी तक। आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स, तब मैं जाके तुम्हें लाइव पढ़ाऊँगी फिर। ठीक है।
ओके टाटा।